नमस्कार दोस्तों, हम चाहें जितना भी गा लें, जितना भी गुनगुना लें, लेकिन सत्य तो यही है कि क्रूर अंग्रेज़ों से आज़ादी हमें बिना खड़ग, बिना ढाल के नहीं मिली थी। सच्चाई यही है कि देश की बलिवेदी पर मर मिटने वाले कुछ ऐसे सपूत थे जिन्हें समय के साथ भुला दिया गया। कुछ ऐसी वीरांगनाएं थीं जिन्होंने सब कुछ देशभक्ति के लिए न्यौछावर कर दिया, और उनमें से एक थी नीरा आर्य। नीरा आर्य एक कम उम्र की लड़की जिसके दिल में देश को आज़ाद कराने की बचपन से ही आग धधक रही थी। वो नाम जिसकी साहस और जिसको अंग्रेज़ों ने इतनी यातनाएं दी कि अगर आप उसके बारे में सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और उस लड़की का गुनाह था माँ भारती की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के सामने आंखें तरेरना। वर्तमान उत्तर प्रदेश के बागपत जिला के खेखड़ा में 5 मार्च 1902 को नीरा आर्य का जन्म हुआ था। बचपन से ही उन्हें देश से काफ़ी लगाव था। यही कारण था कि खेलने कूदने की उम्र में ही उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया था। नीरा कलकत्ता के काफ़ी अमीर घराने से थी, लेकिन अपने देश को गुलाम देख हमेशा खुद को गरीब समझती रही। काफ़ी कम उम्र में ही नीरा की शादी एक ब्रिटिश राज में काम करने वाले सीआईडी इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन दास से करा दी गई थी। हालांकि इन दोनों के विचार एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। जहां नीरा की जिंदगी का एकमात्र सपना देश की आज़ादी था, वहीं श्रीकांत एक भारतीय होते हुए भी अंग्रेज़ों के प्रति काफ़ी वफादार था। अंग्रेज़ से शादी के बावजूद नीरा का देश प्रेम कम नहीं हुआ। जल्द ही नीरा आज़ाद हिंद फौज के झांसी रेजिमेंट की हिस्सा बन गई। उन दिनों झांसी रेजिमेंट को अंग्रेज़ों की जासूसी करने वाला विभाग माना जाता था। इसी दौरान अंग्रेज़ों ने उनके पति श्रीकांत को सुभाष चंद्र बोस की जासूसी करने का काम सौंपा, और साथ ही अंग्रेज़ों ने यह भी आदेश दिया कि मौका मिलते ही सुभाष चंद्र बोस को जान से मार दे। नीरा को इस बात की जानकारी हुई तो वह अपने पति के खिलाफ हो गई। एक दिन जब उनके पति ने नेताजी पर गोली चलाई तो नीरा ने उसके पेट में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी और हमेशा के लिए विधवा बन गई। देश के लिए नीरा ने अपने सुहाग को हमेशा के लिए न्यौछावर कर दिया। नीरा आर्य के खिलाफ पति की हत्या का मुकदमा चलाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई। अंडमान जेल में रूह कपा देने वाली यातनाएं दी गईं। जेल में रात के लगभग 12 बजे थे। कड़ाके की ठंड में हाथ पैर सुन्न, दांत एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे कि बस कुछ ही देर की बात है। उसी दौरान मेरे कमरे में एक पहरेदार कंबल लेकर दाखिल हुआ और बिना कुछ बोले मेरे ऊपर कंबल फेंक कर चला गया। कंबल के भार से नींद खुल गई, लेकिन जमा देने वाली ठंड में कंबल की गर्माहट से बहुत सुकून मिली। हाथ पैर में गुलामी की बेड़ियां थीं, इसलिए कंबल से जैसे तैसे पूरे शरीर को ढका। जगते सोते वक्त बस एक ही ख्याल रहता, इन हाथों पैरों में पड़ी सांकल से आज़ादी कैसे मिले। जीने मरने के मलाल से उस दिन ही ऊपर उठ गई थी जिस दिन भारत माता की गुलामी की बेड़ियां काटने का प्रण कर लिया था। अपने ऊपर होने वाले जुल्म और सितम का तो उन्हें कभी ध्यान ही नहीं रहा। बस उनके जेहन में एक ही चिंता बैठी रहती थी, इस टापू वाले जेल में वह स्वतंत्रता सेनानियों से कैसे मिलेंगी, कैसे उनकी मदद करेंगी, कैसे देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाएंगी, कहीं वे भारत माता से जुदा न हो जाएं। अगली सुबह लोहार आया। वो सांकल काटने लगा। लोहार हाथ से सांकल काटता रहा। चमड़ियाँ उधड़ती रहीं। ठंड का महीना और ऊपर से जख्म का सितम, तन मन सिहर उठता। आखिरकार लोहार ने जैसे तैसे हाथ का सांकल काट दिया। अब पैरों में बेड़ियां थीं। लोहार ने बेड़ियां काटनी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे लोहार को बेड़ियां काटने इस हिदायत के साथ भेजा गया था कि बस बेड़ियां काटते जाना है, उसे जख्म की परवाह नहीं करनी है। लोहार जितना जख्म दे सकता था उतना दिया। बेड़ियां काटने के दौरान कई बार पैरों में आ लगी। सिहर उठी। मैं कहा, अरे अंधा है क्या जो बार बार पैरों को जख्मी कर रहा है। इतना सुनते ही लोहार ने कहा,
पैरों पर क्या, हम तो दिल पर भी मार देंगे। तुम क्या कर लोगी? लोहार का जवाब सुनकर एक पल के लिए मुझे लगा कि इसको सबक सिखा दूं, लेकिन क्या कर सकती थी। गुलाम जो थी, बस गुस्सा आंखों में रह गई, लेकिन जुबान को कंट्रोल नहीं कर सकी और कहा, औरतों की इज्जत करना सीखो। इतना सुनते ही पास ही खड़े जेलर ने कहा, सुनो, अगर तुम यह बता दो कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ छुपा है तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। मैंने जेलर से कहा कि ये बात तो सारी दुनिया को मालूम है कि वो हवाई दुर्घटना में चल बसे, लेकिन मेरी बातों पर जेलर को विश्वास नहीं हुआ। उसने सख्त लहजे में मुझसे कहा कि झूठ बोलती हो तुम कि वो हवाई दुर्घटना का शिकार हो गया, वो जिंदा है। जिसके बाद मैंने कहा, हाँ वो जिंदा तो है। तो जेलर ने कहा, कहाँ है वो? तो मैंने जेलर से कहा कि मेरे दिलो दिमाग में। जिसके बाद गुस्से में जेलर ने झल्लाते हुए कहा कि अगर वो तुम्हारे दिल में है तो हम नेताजी को तुम्हारे दिल से निकाल लेंगे। और इतना कहते ही जेलर मेरे आंचल पर हाथ डाल दिया और मेरी आंगी को फाड़ दिया। जेलर ने लोहार को इशारा किया। लोहार जेलर का इशारा समझ चुका था। बिना कोई देर किए उसने ब्रेस्ट रीपर उठाया और दाहिना स्तन काटने लगा। रीपर में धार नहीं थी। दर्द अपनी सारी सीमाएं लांघता जा रहा था। जेलर मेरे जवाब से काफ़ी गुस्से में था। क्रूर जेलर ने मेरी गर्दन पकड़ते हुए कहा कि अगर फिर से किसी से मैंने जुबान लड़ाई तो तुम्हारे दोनों स्तनों को काट कर छाती से अलग कर दिया जाएगा। क्रूरतम यातनाओं के बाद भी जेलर को तसल्ली नहीं हुई। फिर उसने मेरी नाक पर वहां रखे चिमटा नुमा हथियार से वार किया। जेलर ने कहा, शुक्र मनाओ महारानी विक्टोरिया का कि इसे आग में नहीं तपाया गया। आग से तपाया गया होता तो तुम्हारे ये दोनों स्तन अब तक पूरी तरह से उखड़ गए होते। इतिहासकारों के मुताबिक नीरा अगर सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी दे देती तो उनकी जमानत हो जाती, लेकिन उन्होंने गद्दारी नहीं की। उन्होंने सरकार की पेंशन स्वीकार नहीं की। नीरा आर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में सड़क किनारे फूल बेचकर गुजारा किया। हैदराबाद में एक झोपड़ी में रही। अंतिम समय में इनकी झोपड़ी को भी तोड़ दिया गया क्योंकि वह सरकारी ज़मीन में बनी हुई थी। वृद्धावस्था में बीमारी की हालत में चार मीनार के पास उस्मानिया अस्पताल में इन्होंने रविवार 26 जुलाई 1998 में एक गरीब, असहाय, निराश्रित, बीमार वृद्धा के रूप में मौत का आलिंगन कर लिया। मोदी सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अनसोंग वॉरियर में भी उनके बलिदान को शामिल किया गया है। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।